हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, सब चीज़ें अगर बढ़िया चल रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में अगर देखा जाए तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दोस्त। दोस्त जो है वो आपकी जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी मुसीबत में या हर तरीके से आपके काम आता है। लेकिन अगर दोस्त आस्तीन का बैठा हुआ सांप हो या फिर दोस्त एक ड्रैगन जैसा हो, अजगर की दोस्ती हो, तो उसको वो आपको निगलते हुए देर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी दोस्ती दोस्ती नहीं हो सकता है, वो उसकी ताकत का एक गुमान हो जो टाइम पास कर रहा है आपके साथ, और हो सकता है वो समय के आते ही वो आपको निगल जाए। चीन उन्हीं देशों में से एक है, और इसकी दोस्ती जिस भी देश ने की है वो चीन, जो जिसे ड्रैगन कहा जाता है, किसी समय पर ड्रैगन पॉजिटिव वर्ड में था, आजकल दिन वो ड्रैगन जो है वो जहरीले सांप जैसा हो चुका है, आस्तीन के सांप जैसा हो चुका है। और ड्रैगन की दोस्ती के अंदर आउटकम सिर्फ यही होता है कि या तो अपनी आग से वो जलाकर मार डालेगा या फिर वो आपको पूरा निगलने की सोचेगा। चीन हमेशा ऐसा ही कर रहा है, और आज के दिन पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी मोहन सर ने, चीन दुनिया का भूमाफिया, उसके अंदर अलग अलग देशों के साथ क्या क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके बारे में पूरा का पूरा इलेबोरेटेड वे में एक्सप्लेन किया गया, पूरे लंबे चौड़े तरीके से एक्सप्लेन किया गया। फिर भी मैं इस समय पर चाइना की जो बहुत गंदी राजनीति म्यांमार के साथ चल रही है उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर देखा जाए, चीन दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया इस समय पर हो चुका है, लेकिन चीन जो है इस समय पर दुनिया के अलग अलग देशों को किसी ना किसी तरीके से उनकी बाजुएं मरोड़ के अपने BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है और परेशान कर रहा है। और जो देश झुकने के लिए तैयार नहीं है और जो देश उसके कर्ज के जंजाल से निकलने की कोशिश कर रहा है या कर्ज के जंजाल में फंसने के लिए तैयार नहीं है, उसको दूसरे तरीके से दबाव डालकर अपने चंगुल में फंसाने की पूरी कोशिश चाइना इस समय पर कर रहा है। चाइना की जो पॉलिसीज हैं इस समय पर दुनिया में सबसे खतरनाक देशों के अंदर या खतरनाक व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रही हैं, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं। यहां मैं बात म्यांमार की अगर कर रहा हूं तो इस चीज को समझिएगा कि म्यांमार असलियत में एक इस तरीके ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी है, और भारत के 4 राज्यों के साथ उसकी सीधी सीधी सीमा मिलती है, और भारत के इंटरेस्ट उसके साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि अगर वो हमारे देश का साथ ना दे तो यकीन मानिए हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट शुरू से लेकर आखिरी तक डिस्टर्ब रहेगा। यहां पर इसके अंदर चाइना का क्या खेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और शायद हिंदुस्तान को परेशान करने की भी उस म्यांमार को परेशान करके, जैसे भूटान को परेशान करके इंडिया को परेशान कर रहा है, वैसे म्यांमार को परेशान करके इंडिया को परेशान करने की एक नीति यहां पर चाइना अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी की पूरी पॉलिसी का, इस पूरी की पूरी नीति का मैं एनालिसिस करने वाला हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सिचुएशन ये है, छोटा सा मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये देनी है कि दोस्तों हम 20 जुलाई से एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस नए बैच के अंदर इंग्लिश और हिंदी मीडियम के 2 अलग अलग बैचेस होंगे। UPSC का 0 to ज़ीनत तक की पूरी प्रिपरेशन मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। मैं और मेरी टीम पूरी ताकत के साथ आपके साथ यहां पर लगी रहेगी, और इस पूरी टीम की जो कोशिश होगी वो ये होगी कि 6 से लेकर 12 तक की NCERT से शुरू करके, यानी हम आपको मानकर चल रहे हैं कि आपको लिखने पढ़ने के अलावा कुछ खासा UPSC के बारे में नहीं आता, यहां से आपकी तैयारी शुरू करके इंटरव्यू तक आपको लेके जाने की पूरी तैयारी हमारी है, पूरी कोशिश हमारी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे काउंसलर से बात करें, जो भी नंबर दे रखा है, या फिर आप सीधा व्हाट्सअप करें, हम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे नए बैचेस के अंदर जो भी इन्वॉल्वमेंट आप करना चाहते हैं कीजिए, और जल्दी से जल्दी एनरोल करवाइए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर हम आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। सीट्स जो है वो अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि इस समय पर इंक्वायरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, जो आपका मेरे लिए प्यार है। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, म्यांमार। तो सबसे पहले नक्शे के ऊपर म्यांमार को अगर देख लिया जाए तो दोस्तों ये इंडिया का और पूरा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जस्ट पड़ोस में, इंडिया के पड़ोस में यहाँ पर आपको ये म्यांमार नजर आएगा, और म्यांमार और बीच में बांग्लादेश और इधर इंडिया। ये जो आपके 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स जो हैं वो म्यांमार के साथ, जो 4 स्टेट्स जो हैं वो म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ अगर आप लोग देखते हैं तो इंडिया का म्यांमार के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस है, क्लोज टाइज है, और यहाँ तक कि आप ये देखिएगा कि म्यांमार और इंडिया एक बार में अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, वन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये ब्रिटिश यूनिट, ये एक समय पर एक ही ब्रिटिश इकाई होते थे दोनों के दोनों देश, और 1948 में जाकर वो अलग हुआ, 1935 में सेपरेट आउट कर दिया, 1948 के अंदर वो जाकर अलग हुआ। इंडिया और म्यांमार के कल्चरल से लेकर बहुत सारे दूसरे टाइज हैं, और उसे आप देखोगे तो बहुत पुराने समय से हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पड़ोसियों की तरह रह रहे हैं। और ये जो इंपॉर्टेंस
है ये और तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब बॉर्डर के 4 ऐसे स्टेट जो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, और 4 स्टेट्स के साथ अगर बॉर्डर शेयर हो रहा है, 4 राज्यों के साथ उसका अगर सीमा साझा हो रही है, तो आप समझ सकते हैं इंडिया कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है म्यांमार के ऊपर। इन रिलेशंस के ऊपर और ज़्यादा एक्सप्लेन एलैबोरेटेड वे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहां पर, तो हम इस मैप के ऊपर देखें तो सबसे पहले इंडिया का म्यांमार के साथ जो भी रिलेशन है उसे आप इस फॉर्म में देख सकते हैं, उसे आप इस फॉर्म में देख सकते हैं कि यहां जब ब्रिटिश रूल था, जब यहां पर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश शासन था, तो असलियत में इंडिया पहले अंग्रेजों ने इंडिया को जीता, और इंडिया को जीतने के बाद अंग्रेजों ने म्यांमार की तरफ ध्यान दिया और अंग्रेजों को जीता। तो दोस्तों यहां पर असलियत में म्यांमार के साथ ब्रिटिशर्स ने 3 लड़ाई लड़ी। एक तो 24 से लेकर 26 तक, 1824 से 1826 तक फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, और इस फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार में ये लोअर बर्मा वाले 2 इलाकों के ऊपर चाइना ने ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। लोअर बर्मा वाले 2 इलाकों के ऊपर, इन 2 इलाकों पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। दूसरी जो लड़ाई थी वो 1852 में डलहौजी के टाइम पर हुई, और ये जो पेगू इलाका है इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। थर्ड वॉर जो है वो 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पर हुई, और पूरे के पूरे इलाके को अपने कब्जे में मिला लिया गया। इस तरीके से आप देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक बार 3 अलग अलग लड़ाइयों में बर्मा को मिला लिया गया, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया, और इसे इंटीग्रेट कर दिया इंडिया के साथ, और इसे इंडिया के साथ जोड़ दिया गया। 1948 में दोस्तों इस देश को 1948 में इस देश को आज़ादी मिली, और इसीलिए इस 1948 के अंदर ये जो पर्टिकुलर है जुलाई 19 जुलाई 1948 को जब आज़ादी मिली, तो इसी पर्टिकुलर डे को कहा जाता है मार्टर्स डे। बर्मा, पहले म्यांमार का नाम बर्मा होता था, पहले म्यांमार का नाम बर्मा होता था, और इस बर्मा के अंदर इस मार्टर्स डे मनाया जाता है, जिसके अंदर उनके शहीदों को, जैसे हमारे यहाँ शहीदी दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, वैसे ही वहाँ पर मार्टर्स डे मनाया जाता है, और अलग अलग लोगों ने किस तरीके से बर्मा की आज़ादी के लिए संघर्ष किया उसके लिए ये सारे का सारा सिस्टम बनाया जाता है। देयर लाइव्स फॉर बर्माज इंडिपेंडेंस, इस चीज़ को आप देखेंगे कि बर्मा की इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को त्याग दिया। इसका अगला स्टेप तब शुरू होता है ना 2010। सबसे बड़ी, अच्छा यहां एक सबसे बड़ी बात यह है कि शुरुआत के अंदर 1948 जब आया तो 1948 में यहां पर डेमोक्रेसी आई। अब जैसे ही डेमोक्रेसी आई, जैसे ही लोकतंत्र आया, लोकतंत्र जो है अप्रॉक्सीमेट 14 साल चला, और 1962 के अंदर दोस्तों 1962 के अंदर यहां पर मिलिट्री कू हो गया, कू डिटेक्ट कहा जाएगा, मिलिट्री कू हो गया। मिलिट्री कू का मतलब यहां है कि वहां एकदम से सैनिक शासन लागू हो गया। 1962 से लेकर 2010 तक, 1962 से लेकर 2010 तक कू डिटेक्ट रहा, यानी मिलिट्री रूल रहा। अब यही मिलिट्री रूल जो है इसी ने म्यांमार की पूरी के पूरे भविष्य को बदल कर रख दिया। यानी 10 साल पहले वहां डेमोक्रेसी आई है, उससे पहले डेमोक्रेसी थी ही नहीं। म्यांमार में 10 साल पहले डेमोक्रेसी आई, उससे पहले डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी यहां पर, और यहीं से दोबारा से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। और वहां अभी भी एक ग्रुप कहा जाता है जिसने पिछले लगभग 40 साल के अंदर, बल्कि 50 साल के अंदर, लगभग 50 साल बर्मा के ऊपर कब्जा करके बर्मा का जो पैसा कमाया, जो रिस्पॉन्स मिला, उसे मिलिट्री जुंटा कहा जाता है। यानी पहले मिलिट्री का जो रूल था, उस मिलिट्री रूल को जो पॉलिटिकल बॉडी चलाती थी उसे ही कहा जाता था मिलिट्री जुंटा। जुंटा एक वर्ड था जो आगे कई जगह पर आएगा। 2010 में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 2010 के अंदर इन्हें मतलब 2010 के अंदर बर्मा के अंदर डेमोक्रेसी आई, और इस डेमोक्रेसी के अंदर आन सान सू की जो हैं, ये जो लेडी हैं, इनको अगर आप देख रहे हैं तो बर्मा की ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेडी बनकर उभरी, और इनके ही स्ट्रगल के चलते, इनके पिताजी और इनके दोनों के संघर्ष के चलते कहीं ना कहीं दोबारा से म्यांमार के अंदर दोबारा से एक डेमोक्रेटिक रूल एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन यहां जब ये डेमोक्रेटिक रूल एस्टेब्लिश हुआ तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जो मिलिट्री थी,
जिस मिलिट्री की मैं बात कर रहा हूं, ये मिलिट्री जुंटा जो है ये बहुत जल्दी से अपनी पावर को छोड़ने वाली नहीं थी, और यही रीजन है कि उन्होंने कुछ इस तरीके के सिस्टम बनाए कि ये पावर में, इनकी पार्टी तो पावर में आ गई लेकिन ये प्रधानमंत्री या कोई बड़ी पोजीशन नहीं ले पाई, और फिर भी इनको पूरी दुनिया के अंदर पहचान मिली। और बराक ओबामा जिस तरीके से इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, इनका लेवल आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं कि कितना बड़ा रहा होगा। लेकिन 2010, जैसे मैंने आपको बताया 2010, ये मिलिट्री ऑफिसर हैं, ये आंग सान सू की को पावर ट्रांसफर करने के टाइम की शायद ये फोटो है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने की पोजीशन में हैं। 2010 में जनरल इलेक्शंस हुए और बाई कैमरल सिस्टम, दो पार्टियां, दो ग्रुप्स हैं यहां पर, मतलब दो हाउसेज हैं, जैसे हमारे यहां लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे ही यहां पर दो हाउसेज हैं। इन दोनों हाउसेज के अंदर 2010 और दूसरा इलेक्शन हुआ 2015, इन दोनों के दोनों इलेक्शंस में आंग सान सू की को बहुत बड़ी बढ़त मिली, बहुत पावरफुल पोजीशन के अंदर ये आई। अब सवाल यही है, जब मिलिट्री रूल था तो पूरी दुनिया ने इनको बायकॉट कर रखा था, और इस बायकॉट के चलते ही इनका सारा सिस्टम बदलता चला गया, क्योंकि दुनिया जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही थी, और दुनिया ने यहां पर सबसे बड़ी बात ये कहना शुरू किया कि भैया हमें जो है वो यहां पर लोकतंत्र चाहिए, हम लोकतंत्र के साथ हैं। अगर हम लोकतंत्र के साथ हैं और हमें लोकतंत्र चाहिए तो कम से कम हम एक मिलिट्री रूल, एक सैनिक शासन को सपोर्ट नहीं करेंगे। यही रीजन था कि लगभग पूरी पश्चिमी दुनिया ने, लगभग पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अमेरिका ने इनके साथ किसी भी तरीके के संबंध नहीं रखे, इनको कहीं ना कहीं एलिनिएट कर दिया। और यही रीजन है कि म्यांमार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म में रहा। म्यांमार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब यह है कि बिल्कुल ही अलग थलग पड़ा रहा। अब अलग थलग पड़ा रहा तो इंडिया ने भी वही किया। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्ड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिलिट्री रूल। इंडिया ने भी मिलिट्री रूल के साथ वैसा ही एक डिस्टेंस प्रोवाइड करवाया। अब सोचकर देखिए, इंडिया भी वही काम कर रहा है जो वर्ल्ड कर रहा है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं एक देश, चाइना, उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, उसने कभी भी वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए रखे म्यांमार के साथ, मिलिट्री रूल के साथ। और जैसे आज के दिन चाइना ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जैसे चाइना और दूसरे उन देशों के साथ खड़ा हुआ, नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, वैसे ही चाइना ने इस मिलिट्री रूल को भी खुलकर सपोर्ट किया, खुलकर पैसा दिया और वहां के रिसोर्सेज पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि जिस समय पर यह मिलिट्री रूल हटा, उस समय पर $10 बिलियन का उसके ऊपर डेट यानी कर्जा था। म्यांमार के ऊपर $10 बिलियन का कर्जा था। उस $10 बिलियन के कर्जे में $4 बिलियन अकेले डायरेक्ट चाइना का था, और सारे के सारे कर्जे के ऊपर $500 मिलियन का एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल का इतना पैसा जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में जाता है। अब सोचकर देख सकते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में इतना सारा पैसा जो है वो जा रहा है बर्मा जैसे, म्यांमार जैसे छोटे से देश में, जहां पर लगभग 50 साल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री रूल रहा। 50 साल मिलिट्री रूल वाले देश का इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पा रही, सब चीजें अभी उसके अंदर और भी हालात खराब है। इतने सारे पैसे का उसके ऊपर डेट है, और उसमें सबसे ज्यादा डेट जो है, सबसे ज्यादा कर्ज जो है वो चाइना का है, और चाइना यहां पर अब म्यांमार को परेशान कर रहा है, निगल रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे ही आई, उसने दुनिया के बाकी देशों के साथ जाके, आंग सान सू की अगर बराक ओबामा के साथ फोटो खिंचवा रही हैं, इसका मतलब दुनिया के बाकी देशों के अंदर भी ये गई होंगी, और इन्होंने दुनिया के बाकी देशों के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करना शुरू किया, और दुनिया के बाकी देश अब यहां अपनी एम्बेसी खोल रहे हैं, अपने मिशन भेज रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर चाइना के लिए अनइजीनेस डेवलप होनी शुरू हुई। अब चाइना ने वहां दुनिया को इस देश में एंटर करने से पहले ही, चाइना ने दुनिया को इस देश के अंदर एंटर करने से, दुनिया के इस देश में एंटर करने से पहले ही अपना जाल इस तरीके से बुन रखा था कि लगभग सारे रोड प्रोजेक्ट्स, लगभग सारे रेल प्रोजेक्ट्स, वहां का ऑयल बहुत ज्यादा है, गैस बहुत ज्यादा है म्यांमार में, तो ऑयल और गैस रिजर्व्स के ऊपर कब्जा, और कोल माइंस के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर इस तरीके से कब्जा करना शुरू किया कि कहीं ना कहीं जब ये आजाद हुआ देश, या जब मिलिट्री रूल यहां से हटा, तो चाइना की ग्रिप इसके ऊपर टाइट थी। चाइना की इसके ऊपर टाइट ग्रिप थी, बहुत जबरदस्त। और टाइट ग्रिप होने की वजह से
चाइना जो है इसको कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और फोर साइटेडनेस वाली एक विजनरी गवर्नमेंट अगर हो तो वो ज्यादा दिन तक इस तरीके की सिचुएशन को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। विजनरी गवर्नमेंट अगर है तो वो ज्यादा दिन तक इस सिचुएशन को बर्दाश्त करने वाली नहीं है, लेकिन चाइना तो अपनी ग्रिप को यहां पर टाइट रखना चाहेगा। चाइना ये चाहेगा कि भैया म्यांमार उसके हाथ से नहीं निकले, और जैसे वो म्यांमार को नचाना चाहे वैसे वैसे म्यांमार डांस करता रहे, डांस ओवर हिज ट्यून्स। ऐसी सिचुएशन में म्यांमार गवर्नमेंट, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो म्यांमार गवर्नमेंट जो है वो इस स्टेट के अंदर इस परिस्थिति में नहीं रहना चाहती। म्यांमार गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है, आंग सान सू की जिसका ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट, भाई केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के बहुत बड़े नेता नहीं हैं, उन जैसे बहुत सारे नेता हैं। म्यांमार की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आंग सान सू की जो है वो सबसे बड़ी नेता वो हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि जिस देश को इतनी मुश्किल से मिलिट्री रूल से निकाला वो देश कहीं ना कहीं चाइना के चंगुल में फंसा रहे। यही एक रीजन था कि उन्होंने चाइना का अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया, और जैसे ही दुनिया के दूसरे देशों के अंदर उन्होंने जाकर अपने संबंध बढ़ाने शुरू करे, चाइना ने वहीं पर अपना डर्टी फेस दिखाना शुरू कर दिया। अपना जो घिनौना चेहरा था, ड्रैगन फेस दिखाना शुरू कर दिया, जिसे आप कहेंगे ड्रैगन फेस दिखाना शुरू किया, और वो सबके सामने आ गया। क्या किया उसने सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये काम किया कि जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जितने भी आतंकवादी समूह जो म्यांमार की आर्मी ने ताकत से दबा के रखे हुए थे, उन सबको अलग अलग तरीके से मदद करनी शुरू करी, जिसमें यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी, अराकान आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, और इसके बाद TNLA, ये सारी के सारी जो चार, जैसे आपके यहां पर आप सुनेंगे कि लश्कर तैयबा टाइप के होते हैं, ऐसे ही इन सभी आर्मीज को चोरी छिपे हथियार प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, और इसका रिकॉर्ड भी है। अब सोचकर देखिए सारी के सारी आर्मीज क्या है। मैं एक बार मैप के अंदर आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि असलियत में अगर आप देखते हैं तो ये इलाका वो है जहां रोहिंग्या रहते हैं। रोहिंग्या दोस्तों, किसी भी देश में 100% पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती, अलग अलग तरीके के लोग वहां रहते हैं, और वहां उन लोगों को और उनके नेताओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि यार एथनिसिटी के अंदर माइनॉरिटी को हमेशा दुनिया में हर माइनॉरिटी को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और दुनिया में हर मेजॉरिटी को लगता है कि माइनॉरिटी को उसकी औकात से ज्यादा मिल रहा है। यह दुनिया का नियम है, और यहां पर समझदार लोग काम आते हैं कि जो समझदार होंगे वो इस चीज को समझेंगे, और जो बेवकूफ नेता होंगे वो अपने आप को और अपनी जनता को हेल यानी कि पूरे के पूरे बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। यही सिचुएशन यहां पर है। अगर आप देखेंगे ये रोहिंग्या है, ये वाह एरिया है, ये वाह एरिया है। इसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो अलग अलग रीजन्स वो हैं जो म्यांमार के साथ डिफरेंसेस रख रहे हैं। अब रखाइन रीजन ये है जहां रोहिंग्याज हैं। अब इसी तरीके से शान रीजन और दूसरे अलग अलग रीजन हैं जिनको मैं अलग अलग स्टेट की फॉर्म में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। लेकिन यहां सबसे मेन बात ये है, इधर जो है वो चाइना है, म्यांमार का बॉर्डर, और ये जो है ये एक ही है, वैसे 1 साल बाद का, तो ये चाइना है। अब यहां अगर आप देखते हैं तो UWSA यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां लार्जेस्ट एथनिक आर्म्ड ग्रुप ऑफ म्यांमार है। सबसे बड़ा जो प्रजातीय आर्म्ड ग्रुप जिसके पास हथियार हैं वो ग्रुप है, जिसके पास 20 से लेकर 25,000 तक के सैनिक मौजूद हैं जो हथियार चलाना जानते हैं। 25,000 की सेना अगर खड़ी कर रखी है। सबसे बड़ी बात, यहां पर म्यांमार की सरकार को सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं कि इन्हें चीन से सहायता मिलती है, और यही रीजन है कि 2013 में इन्हें सोचकर देखिए, चाइनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर, यानी एक देश के आतंकवादी समूह को तुमने मिलिट्री हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर दिए और उनके अंदर एयर टू एयर मिसाइल लगा दी।
अब वो क्या करेंगे? वो म्यांमार की आर्मी से लड़ेंगे यार, वो म्यांमार की आर्मी से लड़ेंगे। सोचकर देखिए, 2013 में आपने इस देश ने दूसरे देश के मिलिटेंट ग्रुप्स को, इंसर्जेंट ग्रुप्स को हेलीकॉप्टर दिए हैं। आप सोचकर, मतलब जो समझदार इंसान होगा वो यही कहेगा ये हेलीकॉप्टर किस लिए इस्तेमाल होंगे यार? ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होंगे सिर्फ और सिर्फ म्यांमार की सेना पर हमला करने के लिए। ये वार रीजन है, ये वार रीजन 2 हैं। और यहां पर चाइना, सोचकर देखिए, चाइना इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को हेलीकॉप्टर दे रहा है कि आप जितना लड़ना चाहते हैं लड़ें। और ये पूरा इलाका जो है इस इंसर्जेंसी से डिस्टर्ब्ड है, पूरा इलाका इस इंसर्जेंसी यानी इस सारे सिस्टम से डिस्टर्ब्ड है। सोचकर देख सकते हैं आप कितनी गंदी राजनीति एक नए नए डेमोक्रेटिक देश के साथ 2010 के अंदर उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है और 2013 में उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप कमजोर करने के लिए उनके आतंकवादी समूहों को, उनके मिलिटेंट ग्रुप्स को, टेररिस्ट्स को, मिलिटेंट भी नहीं कहेंगे, टेररिस्ट्स, उनके टेररिस्ट को क्या दे रहे हैं? हेलीकॉप्टर। तो बाकी कितने वेपन्स दिए होंगे उसका तो कोई वो है ही नहीं। ये आपकी फोटो है उसकी, जो वाह आर्मी के जो वो रिक्रूट्स हैं। इसी तरीके से अराकान आर्मी क्या है भाई, अगर आप यहां देखेंगे तो ये पूरे का पूरा रीजन जो है म्यांमार का, ये नीचे मैंने इसको पीछे की तरफ आप लोगों को दिखाया था, ये पूरा जो रीजन जो रोहिंग्यान का है ये अराकान आर्मी के कब्जे में है या अराकान आर्मी यहां पर मौजूद है। ये अराकान आर्मी रोहिंग्या इशू इंडिया के लिए भी मौजूद है या बहुत बड़ा है। ये लोग इस पूरे इलाके को एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट मुस्लिम नेशन बनाना चाहते हैं या मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं। और इसके अंदर इन लोगों के पास आर्मी इतनी ताकतवर थी कि इन्होंने म्यांमार की आर्मी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना शुरू किया। इन्होंने म्यांमार की डायरेक्ट आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ उस आर्मी पर अटैक करने का कि भैया उन्होंने, फिर आर्मी ने भी पीछे नहीं हटाया। वो म्यांमार से वो जो रोहिंग्या हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। सोचकर देखिए, जब आप उनकी आर्मी पे अटैक करोगे तो आर्मी तो ब्रूटैलिटी पे आएगी। ऐसी सिचुएशन में अब वो जब भाग रहे हैं, अब वो लोग जब भाग रहे हैं तो पूरी दुनिया कह रही है नो 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 नो, इनको भगाना नहीं था। अरे आतंकवादी थे, देश तोड़ रहे थे। जो देश तोड़ने की बात करेगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। देश तोड़ रहे थे, उस देश की मुसीबत समझिए। चारों तरफ से वो मिलिटेंट ग्रुप्स से, टेररिस्ट ग्रुप से घिरा हुआ है। ऐसे में वो देश तोड़ने के बाद ये अराकान आर्मी कर रही है तो मिलिट्री क्या करेगी भाई? इस अराकान आर्मी ने म्यांमार की पब्लिक को, म्यांमार को घुटनों के बल लाने के लिए पहले वहां के माइनॉरिटी हिंदुओं को मारा और उसके बाद वहां के माइनॉरिटी बुद्धिस्टों को मारा, मार के भगा दिया। और भगाने के बाद जब खाली एरिया होने लगा तो मिलिट्री पे अटैक करने लगे। मिलिट्री के भी लगभग 300 के करीब सैनिक एक बार में मार दिए। जब मिलिट्री पगला गई वहां पर तो मिलिट्री ने फिर इन सारे रिक्रूट्स के जो सोर्सेस थे सबको भगाना शुरू किया। और एक रीजन अगर आपको दिखे तो यहां पर ये रखाइन स्टेट और ये इसके पड़ोस में ये जो एरिया है ये बांग्लादेश का है। ये रखाइन स्टेट है और ये रखाइन स्टेट जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सितवे पोर्ट है। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर सितवे पोर्ट है, इसके बारे में भी कहानी सुनाऊंगा। यहां से म्यांमार के रोहिंग्याओं को पहले रोहिंग्याओं ने म्यांमार की आर्मी को मारा, पहले रोहिंग्याओं ने बुद्धिस्टों को मारा, पहले रोहिंग्याओं ने वहां रहने वाले हिंदुओं को मारा। उसके बाद जब आर्मी ने इसे मारना शुरू किया तो ये म्यांमार आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा होगा और रेड कलर के अंदर यहां पर रोहिंग्याओं का इलाका दिखाई दे रहा होगा, जो किसी समय पर लगभग 12 लाख के करीब रोहिंग्या वहां पर मौजूद थे। इन 12 लाख रोहिंग्याओं में से 2 लाख सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, दो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में 10 लाख के करीब हैं। म्यांमार में अभी भी 5 से 7 लाख, थाईलैंड में अलग अलग डाटा अलग अलग देशों का यहां पर दे रखा है। इंडिया में भी लगभग 40,000 के करीब रिफ्यूजीज मौजूद हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजीज मौजूद हैं। और इंडिया के अंदर ये एक बहुत
डिस्प्यूटेड मामला है, एक पॉलिटिकल। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह है, सोचकर देखिए, यहां पर आप सोचकर देखिए, ये रोहिंग्या रह कहां रहे हैं, यहां पता है इंडिया में कहां मिले हैं? जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे। इतनी दूर कौन ले गया भाई? इसका मतलब इंडिया में भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जानबूझकर उनको ऐसे सेंसिटिव इलाकों में ट्रांसपोर्ट कर रही है या ट्रांसफर कर रही है। और सोचने वाली बात है, 4000 मिले हैं भाई वहां, 4000 रोहिंग्या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। रोहिंग्या बस्ती है, रोहिंग्या बस्ती जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मार के भगा देती है। इतना बुरा हाल है। तो सोचने वाली बात है, ये कहां से आए, कैसे आए, यानी इंडिया के अंदर भी। वैसे ये फोटो मैंने अल जजीरा से ली है तो देख लीजिएगा। तो सोचने वाली बात है कि इतने सारे बंदों को ट्रांसफर कैसे कर दिया यार। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहां पर ये है। ये आपके रोहिंग्या इशू। अब इससे अगला अगर आप देखेंगे तो यहीं पर, अच्छा इसमें एक आर्मी और है यहां पर, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी। यहां और भी ज्यादा बुरा हाल। वो पिछले इलाकों के अंदर ही अगर आप देखते हैं, ये इसमें इन्हीं रीजन्स में वो ये म्यांमार की नेशनल अलायंस लिबरेशन आर्मी है, डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है वो। सोचकर देखिए, चाइना के अंदर इन्होंने वी चैट पे एक अकाउंट बनाया। इस आर्मी ने चाइना के अंदर गए, वी चैट पे एक अकाउंट बनाया और चाइना के बैंक में अकाउंट खोला और वी चैट पे ग्रुप करके $5 लाख का चंदा इकट्ठा किया क्राउड फंडिंग से, यानी पब्लिक से डोनेशन मांगा। $5 लाख, $5 लाख डोनेशन मांगा और वो डोनेशन जो है वो वी चैट से इकट्ठा करके चाइनीज बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। और जब म्यांमार की सरकार को पता लग गया कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या किया इन लोगों ने, पहले उसको $5 लाख निकालने दिए, उसके बाद वी चैट अकाउंट भी डिलीट कर दिया और ये वाला अकाउंट भी, पहले $5 लाख निकालने दिए। सोचकर देखिए, चाइना जैसा एक ऐसा देश जो अपने बंदे छोटे से छोटे बंदे के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, उस देश के अंदर कोई घुस के वी चैट अकाउंट बनाए, वी चैट अकाउंट बना के $5 लाख का चंदा इकट्ठा करे, जो कि करोड़ों में जाएगा। $5 लाख का चंदा इकट्ठा करे और $5 लाख का चंदा इकट्ठा करने के बाद वो वापस लेके निकल जाए और चाइनीज गवर्नमेंट को पता ही ना लगे। कैन यू इमेजिन, इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? ये संभव तभी है जब चाइनीज गवर्नमेंट की खुद की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, जो यहां साफ नजर आ रही है। अभी आगे और बताऊंगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं, टांग नेशनल आर्मी है। सोचिए यहां और भी बढ़िया बात ये कि $90,000 के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो हाई लेवल आरपीजी एक वेपन का नाम, और एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चर्स, वो जो एकदम से मारते हैं, ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट लॉन्चर्स कितने? $90,000 के, और चाइनीज मेड, चाइना के वेपन्स। चाइना हेलीकॉप्टर दे रहा है, चाइना वेपन्स दे रहा है, और चाइना के लोग जो हैं वो डोनेशन दे रहे हैं, चाइना के बैंक डोनेशन दे रहे हैं। इसको तो $1.5 मिलियन का क्या नाम है, डोनेशन मिला था, नहीं बिलियन, हाँ, इसको तो $1.5 बिलियन का डोनेशन मिला था चाइना के एक फ्रॉड बैंक से। कैन यू इमेजिन? बैंक वाले इनको लोन तक प्रोवाइड कर देते हैं और ये बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट्स जो म्यांमार की हैं उन पे मिल रहा है कि चाइना से फंडिंग मिली, चाइना से ये सब चीजें मिली। और ऐसी सिचुएशन में बहुत बुरे हालात। अब सवाल ये है, चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ये जो टेरर ग्रुप्स हैं इन्हें बार्गेन चिप के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए, ताकि म्यांमार चाइना के अंगूठे के नीचे दबा रहे और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सल्यूट करता रहे कि हाँ साहब, हम ये मानते हैं, आप लगाते रहो पैसा और इस्तेमाल करो। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है दोस्तों? यहां अगर आप देखेंगे तो इस सितवे पोर्ट से या इस यंगून से, समझे, सितवे पोर्ट से और यंगून से, यहां 2 रोड्स चाइना निकालना चाहता है। एक तो ये पाइपलाइन निकालेगा, गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, यहां से जाएगी कुनमिंग तक, गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन, ये जाएगी कुनमिंग तक। साथ में रोड जाएगा यहां से और एक रोड जाएगा यहां से।
चाइना चाहता है ताकि उसको ये रास्ता मिल जाए। क्यों मिल जाए इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। चाइना का वही मलक्का डायलेमा पूरी दुनिया में हमेशा उसको डर जो है हमेशा घेरे रखता है। चाइना का जो मलक्का का जो डर है वो घेरे रखता है कि चाइना को यहां आने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर म्यांमार उसकी बात मान लेता है तो चाइना से ये सारा सामान जो है वो इधर से होते हुए सीधा पहुंच जाएगा और यहाँ यूएसए और बाकी देशों का जो डोमिनेंस है उससे चाइना बच जाएगा। इसलिए वो म्यांमार को बार बार ब्लैकमेल कर रहा है कि या तो आप मेरी बात मानो वरना ये जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं सबको हथियार दूंगा, सबको परेशान, सब तौर तुम्हें वो सब परेशान करते रहेंगे, वो सब तुम्हें परेशान करते रहेंगे। दूसरा एक टारगेट और है और वो पूरे का पूरा रीजन है इंडिया और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। चाइना की हमेशा प्रॉब्लम है कि चाइना किसी भी तरीके से बे ऑफ बंगाल तक पहुंचना चाहता है और वो चाहेगा कि इंडिया से ये इलाका कट जाए और यहां से फिर थोड़ा सा डील करेगा और पूरा का पूरा इलाका चाइना के कब्जे में, या फिर चाइना बहुत आराम से इस पूरी डायलेमा से बच जाएगा। यहां समस्या यही है इंडिया को, और बार बार जानबूझकर वो परेशान करेगा इंडिया को कि भाई यहां आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तो पूरा ही वो मांगता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर आतंकवादी जो ग्रुप हैं, टेररिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करो ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते रहें। जब आपने उरी मूवी देखी थी तो उरी का जो पहला स्ट्राइक शुरू होते ही जो पहला स्ट्राइक है उसमें वो जो हीरो है वो बोलता है कि एक साथ इतने आतंकवादी नहीं मिलेंगे, एक साथ इतने आतंकवादी नहीं मिलेंगे, एक बार में निपटा दो। वो असलियत में म्यांमार के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो इस नक्शे को मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस पे आ जाएं। असलियत में चाइना और म्यांमार का बहुत ज़्यादा ट्रेड का गैप भी आप समझ सकते हैं कि म्यांमार जो है अगर आपने मेजर एक्सपोर्ट्स देखे तो किसको करता है, चाइना को, और म्यांमार अगर मेजर इंपोर्ट्स देखे कि कहां से मंगवाता है तो वो भी चाइना से। इंडिया जो है भाई, चाइना का परसेंटेज अगर 33.4% है तो इंडिया का 5.8%, यानी इंडिया कुछ ना तो ज्यादा भेज रहा ना ही इंडिया म्यांमार से ज्यादा खरीद रहा, यानी इंडिया के बहुत ज्यादा ट्रेड रिलेशंस नहीं हैं। ये ब्रिटानिका से निकाले हैं हमने डाटा, जो है ये डाटा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको, यानी स्टैंडर्ड डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो इस मोटे मोटे तौर पर कि चाइना का इंडिया से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चाइना एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहा है। तो चाइना यानी म्यांमार की इकोनॉमी चाइना के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। ऐसे में वेयर इंडिया स्टैंड्स, इंडिया कहां खड़ा है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में तो आप हैं ही नहीं। ऐसे में इंडिया के कंसर्न समझिए, और बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। सबसे पहली बात तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसकी स्टेबिलिटी म्यांमार के ऊपर डिपेंडेंट है, ये याद रखिएगा। और दूसरा, अल्टरनेट रूट टू नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो अल्टरनेट रूट है वो यहीं से जाता है और उसी में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। अभी बताता हूं कैसे। इसे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी यहां पर प्रॉब्लम है, ये इलाका कहलाता है चिकन नेक। चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन बहुत पतली सी होती है। ये इलाका पूरा अगर आप देखते हैं तो कितना पतला है, और यहां पर अगर आप आकर देखेंगे तो ये जो रीजन है ये तो महज 30 किलोमीटर चौड़ा है। और यहां पर अगर आप इसे दूसरे रीजन में देखते हैं, इस चुंबी वैली के अंदर यहां चाइना है और ये 30 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। तो चाइना और 30 किलोमीटर इस चौड़े इलाके का जो डिस्टेंस है वो इस 50 से 70 किलोमीटर के बीच का है। यानी अगर चाइना इधर से रॉकेट्स और गोलाबारी करना भी शुरू कर दे, देन आई कैन गारंटी इस चिकन नेक को वो आराम से अलग कर सकता है। और अगर ये चिकन नेक यानी मुर्गे की जो गर्दन है ये कट जाती है या खत्म हो जाती है तो भारत का ये पूरा इलाका
भारत का ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ये भारत के हाथ से निकलते हुए देर नहीं लगेगी। ये पूरा रीजन भारत के हाथ से निकलते हुए देर नहीं लगेगी। इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में भी अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूँ। इस चिकन नेक के ऊपर चाइना हमला करना चाहता है। चाइना इस चिकन नेक को तोड़कर ये पूरा इलाका आज़ाद करके अपने कब्जे में लेना चाहता है, इंडिया को हराकर या इंडिया को दूर करके। और पड़ोस में म्यांमार है और इस म्यांमार की ज़मीन से इंडिया की तरफ हथियार सप्लाई करने, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये पूरा इलाका जो यहां पर है, ये पूरा इलाका जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। इस पूरे इलाके को अगर आप देखते हैं, म्यांमार से बॉर्डर लगता हुआ जो है वो डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट का मतलब घने जंगल हैं। अब इतने ज़्यादा घने जंगल हैं, बॉर्डर कहीं पर फिक्स नहीं है, हमेशा बॉर्डर आगे पीछे होता रहता है। मतलब कहीं तो बाढ़ भी नहीं लगी हुई, मैक्सिमम जगह पर बाढ़ नहीं लगी हुई। जंगल हैं, नदियां हैं, नाले हैं, पहाड़ हैं, हर चीज़ है, बस बॉर्डर प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। और ट्राइबल इलाका है। ऐसे में उन ट्राइब्स को हथियार देकर भड़काकर चाइना म्यांमार की ज़मीन को इस्तेमाल करके उन लोगों को हथियार देकर भड़काकर इस पूरे इलाके को इंडिया से कट करना चाहता है। म्यांमार समझदार है, पाकिस्तान बेवकूफ़ है। म्यांमार अपनी ज़मीन को हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता और यही रीज़न है कि इंडिया को यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी परमिशन दे दिया कि ठीक है भाई, आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो तो कर लो, ताकि आपके यहाँ अगर शांति हो तो। मैंने वही वीडियो जो आपको समझाया, वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी कि नागालैंड और मणिपुर के जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, समझे। उनको सपोर्ट करते हुए चाइना चाहता है कि सपोर्ट करे, लेकिन इंडिया को मजबूती मिल रही है कहीं ना कहीं म्यांमार से। म्यांमार सपोर्ट कर रहा है इंडिया को कि वो ये कह रहा है कि मैं इन ग्रुप्स को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि म्यांमार समझता है कि ये ग्रुप्स यानी अपने घर में अगर सांप पाल लिए तो एक ना एक दिन वो उसी को डसेंगे। अब इंडिया क्या चाहता है, दूसरा इंटरेस्ट है कालादान प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हैं, मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। वो है क्या? इंडिया के कोलकाता से शुरू होकर सामान जो है, या तो इंसान को जाना पड़ेगा। अगर आपने मणिपुर जाना है तो आपके पास एक रूट तो ये है, कि यहाँ कलकत्ता से जाना है, या फिर एक रूट तो आपके पास इस तरीके से घूम फिर के, इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, ऐसे जाना पड़े, ये या फिर ऐसे जाना पड़े, जो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसका दूसरा तरीका ये है, आप कलकत्ता से शिप के थ्रू सितवे पोर्ट पर, वो ये वही रखाइन वाला इलाका है, रखाइन या फिर रोहिंग्या वाला इलाका, अराकान आर्मी वाला इलाका, अब सितवे पोर्ट तक पहुंचाएं। सितवे पोर्ट से ऊपर ये जो ब्लू दिखाई दे रही है, ये कालादान रिवर है, और ये जो कालादान रिवर है, ये 158 किलोमीटर इस रिवर के ऊपर 158 किलोमीटर तक बोट से सामान पलेटवा तक पहुंचाया जाए। पलेटवा से लगभग 100 किलोमीटर आगे यहाँ आपका एक पोस्ट है जिसे जोरिनपुरी बॉर्डर क्रॉसिंग कहते हैं, और यहाँ से आइजॉल तक पूरा सामान, यानी मल्टी बॉर्डर का मतलब ये कि आप सी रूट से रिवर रूट से बाय रोड भी जा रहे हैं। और ये आपका अल्टरनेट रूट टू नॉर्थ ईस्ट। अगर यहां पर ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, अगर ये डेवलप हो जाता है पूरा, तो इंडिया की अल्टरनेट कनेक्टिविटी बनी रहेगी। भाई आप बांग्लादेश से भी जा रहे हैं, आप इधर से भी जा रहे हैं, अलग अलग रूट्स को खोल रहे हैं, अलग अलग रूट्स को बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप यहां सितवे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो म्यांमार के लिए चाइना ने एक सरदर्द बना दिया। अब चाइना यहां
इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को क्यों सपोर्ट कर रहा है, उसका एक रीजन तो आपको यही मिल जाएगा कि इंडिया, भाई चाइना चाहता है इस इलाके पर कब्जा करना। म्यांमार ने कालादान पोर्ट बनवाकर या कालादान वाला ट्रांजिट अगर दे दिया तो चाइना का तो सपना ही अधूरा रह गया ना, चाइना का तो सपना ही अधूरा रह गया। इसके लिए क्या करेगा कि इस इलाके के लोगों को क्या देगा, आर्म्स, हथियार देगा और कहेगा मारो, और कहेगा मारो, काटो, जितना कर सकते हो करो, और म्यांमार से अलग होने के लिए हथियार मैं देता हूं। ये चाइना की गंदी चाल है इंडिया के खिलाफ, ये चाइना की गंदी चाल है इंडिया के खिलाफ। यानी ना तो वो इंडिया को बख्श रहा, ना ही वो म्यांमार को बख्श रहा। इस पूरे इलाके को, म्यांमार के इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, और इधर तो डिस्टर्ब है ही है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि चाइना जो है वो एक ड्रैगन है जो किसी का सगा नहीं है। चाइना किसी का सगा नहीं है, एक देश को निगलते हुए देर नहीं लगाता, और म्यांमार के लिए यही एक चैलेंज बन चुका है। और इसीलिए वो जो आंग सान सू की जो है वो इंडिया विजिट करके प्रधानमंत्री मोदी से मिल रही हैं, और उस मीटिंग के अंदर कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है। और इंडिया चाहता है कि ये कालादान प्रोजेक्ट, हालांकि देखो इंडिया की भी यहाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यार। इंडिया की बेवकूफ़ी ये है यहाँ पर कि 2011 के अंदर ये कालादान प्रोजेक्ट की बात मानी गई थी। 2014 तक आपने ये 100 किलोमीटर का रोड पूरा डेवलप कर लेना चाहिए था, लेकिन 2019-20 तक के अंदर भी आप उसे बना ही नहीं पाए। ये तो आपके प्रधानमंत्री महोदय आने के बाद प्रोसेस तेज हुआ, क्योंकि हो सकता है उनको पहले से अंदेशा हो गया हो कि चीन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। यही रीजन है कि प्रोसेस तेज हुआ और अगले इस साल या अगले साल तक ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और शायद एक और नया प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर विचार चल रहा है, उसके बारे में जैसे ही कुछ खबर आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इंडिया के पास भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चीन को घेरने की। और क्योंकि चीन एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चाहता है दोस्तों, वो ये चाहता है सितबे पोर्ट के ऊपर कब्जा करना। यहां अगर आप देखते हैं तो ये जो सितवे पोर्ट है ये इधर की तरफ मौजूद है, यहां पर सितवे पोर्ट मौजूद है। और इस सितवे पोर्ट को अगर आप लोग देखते हैं तो अगर चाइना यहां इस पोर्ट पर, म्यांमार के इस पोर्ट पर कब्जा कर लेता है तो, और यहां अपनी पनडुब्बियां लाकर खड़ी करता है, तो कोलकाता और विशाखापट्टनम और मद्रास जैसे शहर, पुरी, भुवनेश्वर जैसे शहर उसकी हमले की जद में आ जाएंगे। और इतना आसान थोड़ा, मतलब इतना वॉर को थोड़ना है, यहीं अगर चाइना छोड़ दे तो शायद गनीमत है। असलियत में यहीं कॉक्स बाजार के अंदर और चिटगांव पोर्ट, दोनों में से किसी एक के बारे में चाइना की बहस चल रही है कि अगर सितवे नहीं तो कोई बात नहीं, यहां कॉक्स बाजार से भी वही चाल चाइना आपके खिलाफ चल रहा है। सोचकर देखिए चाइना आपको घेरने के लिए किस हद तक जा रहा है और आपके पड़ोसियों को किस हद तक भड़का रहा है। यहीं पर भारत सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा, या भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। अपनी सरकार वैसे काफ़ी कामयाब है इस मामले में। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, हालांकि वो सोच भी रहे हैं कि ये जो मोतियों की माला है, ये जो मोतियों की माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो कंसेप्ट ये चाइना आपके अगेंस्ट अपना रहा है, वो कितना घातक इंडिया के लिए सिद्ध हो सकता है। मैंने आपको बताया यहाँ कॉक्स बाजार से लेकर कोलकाता, पुरी, विशाखापट्टनम, इसी तरीके से दूसरा अगर आप यहाँ पर सितवे पोर्ट देखते हो तो यहाँ से भी, कैन यू इमेजिन, आपके ऊपर दो तरफ से हमले होंगे और सारा होगा। और यहाँ से सबसे बड़ी बात, अंडमान निकोबार के ऊपर भी पास पड़ता है तो वहाँ पर भी हमला होगा। तो असलियत में आपके पड़ोसियों को चीन साधने की कोशिश कर रहा है। नेपाल लगभग क्राइसिस के अंदर है, बांग्लादेश जो है वो मज़े ले रहा है, पाकिस्तान तो खैर
क्या बताऊं, एक वैश्या की तरह है जो कहीं ना कहीं जो उसको हिंदुस्तान के खिलाफ, जो उसको ये वादा करेगा कि हिंदुस्तान से उसे बचाएगा और जो उसे वादा करेगा कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तो वो चुपचाप लिपस्टिक बिंदी लगा के उसकी गोद में जाकर बैठता हुआ दिखेगा। सॉरी मैं इस तरीके के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे को इन दो देशों से नफरत सी हो गई है। और अगर मैं किसी देश की दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूं तो वो पाकिस्तान है। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूं, इसलिए क्योंकि उसकी जो नीतियां हैं वो इतनी गंदी हैं कि वो अपने देश के लोगों का सगा नहीं है। वो देश अपने खुद के लोगों का सगा नहीं है, दुनिया को तो भूल ही जाओ। वहां की लीडरशिप इतनी खतरनाक खराब है, क्या किया जा सकता है। यही एक रीजन है कि आपके देश के पड़ोसी, आपके पड़ोसियों को, इंडिया के पड़ोसियों, आपके मीन्स मेरे भी भाई, मैं भी इंडिया का ही हूं, आपके मुझे कहने की आदत है ताकि यू फर्स्ट वाली एक सिचुएशन होती है कि पहले आप, ठीक है, थोड़ी तहजीब लगती है, तो उसमें आपका या आपको सम्मान देने के लिए आप शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि हिंदुस्तान के जितने पड़ोसी हैं, हमारे देश के जितने पड़ोसी हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। यहां भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति की धार देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरीके से चीन के इस चंगुल से हमारे पड़ोसियों को, के इस चंगुल में हमारे देश के पड़ोसियों को जाने से हम लोग बचा पाते हैं। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह पाऊंगा कि भारत की सरकार को बहुत सतर्क रहना चाहिए और हमारे जितने यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें इस डायमेंशन में सोचना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके का कुछ अच्छा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।